वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारा थर्ड ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट के मॉडल पेपर चल रहे थे, जिसमें हमने 9 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। ये अपना 10वां मॉडल पेपर है। ठीक है, अगर आपने 9 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये अपना 10वां मॉडल पेपर है। ठीक है, इसमें भी आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको नीचे कमेंट करके बताना है लास्ट में कि आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों सबको जवाब देना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या करा है कि प्रदेश में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क कहां विकसित किए जाएंगे। तो राजस्थान प्रदेश में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क अपने कहां पे विकसित किए जाएंगे। दोस्तों अपने जैसलमेर और बीकानेर दोनों जिलों में विकसित किए जाएंगे। ठीक है, अगला है कि राज्य के किस क्षेत्र में 750 वर्ष पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले हैं। तो राजस्थान के किस क्षेत्र से मिले हैं, तो वो मिले हैं दोस्तों जमवा रामगढ़ जयपुर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य आरएससी और एसटी विकास निधि विधेयक 2022 को पारित किया गया है। तो दोस्तों ये अपने किया गया है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। ठीक है, अगला कि राज्य वन विभाग WWF व ग्रीन पीपल सोसाइटी द्वारा 8वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है। तो दोस्तों ये अपने किया गया है उदयपुर जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने किस झील में ओपन थिएटर बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो राज्य सरकार ने किस झील में ओपन थिएटर बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों ये अपनी की है फतेह सागर झील उदयपुर में। ठीक है, अगला कि आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा बन गया है। दोस्तों आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला राज्य का पहला गांव आपसे पूछ ले तो आपको बताना है धनोरा गांव धौलपुर का। ठीक है, चलिए अगला है कि द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा दोस्तों ये अपने सेहान करुणा तलिका द्वारा लिखित है। सेहान करुणा तलिका द्वारा लिखित है। अगला कि केंद्र सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो नवीकरण के क्षेत्र में अपना राज्य पहला स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान में मनरेगा मैट की प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो राजस्थान में मनरेगा मैट की जो प्रतिदिन मजदूरी है उसको बढ़ाकर अपने कर दिया गया है 240 रुपए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रदेश के किस संस्था में भारत के प्रथम आयुष स्टैंडर्ड्स क्लब का शुभारंभ हुआ है। तो अपने प्रदेश की किस संस्था में हुआ है। तो दोस्तों ये अपने हुआ है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है। तो किस राज्य की नहीं है। तो दोस्तों अपने दिल्ली की नहीं है, वहीं हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की है और पंजाब की है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की भी है। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछ ले तो क्या होगा। जैसलमेर सही है, नागौर और टोंक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 12वें का। तो राइट आंसर अपने आ जाएगा क्या, ये राइट आंसर आ जाएगा चौथा, यानी कि 1 2 3। ठीक है, जिस तरह से पहले सेट थे उसी क्रम में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान के निम्न पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक है गुरु शिखर, दिलवाड़ा, नागपाड़ और खो। तो इसके बारे में अपन को बताना है कि उनकी बढ़ते हुए क्रम में अपन को व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नागपाड़ी आती है, फिर खो आता है और दिल्ली वसोड़ी दिलवाड़ा, फिर गुरुशिखर, यानी कि सबसे बड़ी गुरुशिखर, गुरुशिखर से छोटी फिर दिलवाड़ा, दिलवाड़ा से छोटी फिर खो से छोटी अपनी नागपाड़। ठीक है, इस तरह से अपने जो राजस्थान की पर्वत चोटियां हैं उनके ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में है, क्रम के अनुसार हमने व्यवस्थित कर दिया। अगला कि मावट जिससे होती है वह क्या है। तो मावट किससे होती है दोस्तों। मावट दोस्तों अपने किससे होती है, पश्चिमी विभोक्सों से उत्पन्न होने वाली हवाओं से मावट होती है। ठीक है, चलिए अगला निम्न में से कौन सी नदी सामर झील में गिरती है। तो कौन सी नदी है जो अपने सामर झील में गिरती है। तो दोस्तों अपने कांतरी नहीं गिरती, बांडी नहीं गिरती, मानसी नहीं गिरती, अपने मेंढा नदी अपने कहां पे गिरती है, सांबर झील में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है
कि राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में अगर हम कौन सा कथन सही है इसके बारे में बात करें तो दोस्तों अपने तकली कोटा जिले में एवं गरदड़ा बूंदी जिले में है, ये अपना सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि काली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों अपने काली मृदा किन किन जिलों में पाई जाएगी इसके बारे में बताना है। तो अपने काली मृदा दोस्तों आप सबको पता है कि 12 झालावाड़ और कोटा जिलों में पाई जाती है अपनी काली मृदा। ठीक है, चलिए अगला कि राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें तो दोस्तों अपने भरतपुर जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। तो राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति फरवरी 2010 को हुई थी। ठीक है, अनुमोदित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। तो दोस्तों भील जनजाति अपने राज्य के दक्षिणतम भाग में निवास करती है। कौन से भाग में? दक्षिणतम भाग में निवास करती है भील जनजाति, जैसे बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद जिलों में। ठीक है, अगला कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। तो किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा गेहूं अपने श्री गंगानगर में उगाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अन्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में राजस्थान का आपसे पूछ सकता है कि भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान। ठीक है, और राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले आपसे पूछ सकता है, तो श्री गंगानगर फर्स्ट पे आता है और द्वितीय स्थान पर हनुमानगढ़ आता है, फिर उसके बाद अलवर आता है, फिर जयपुर, कोटा, बूंदी, फिर इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। तो दोस्तों अपने किस जिले में है? वो है दोस्तों अपने बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। बीकानेर, सही, बीकानेर नहीं है, उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में। अगला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप सबको पता है कि गोडाउन पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था। तो 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है एरिडियोटिस निग्रेस्पस। ठीक है, एरिडियोटिस और निग्रेस्पस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और जो अपने राज्य सरकार ने 2013 में गोडाउन संरक्षण अधिनियम बनाया था। ठीक है, जो अपने गोडाउन के संरक्षण हेतु है। ठीक है, अगला है कि आकल वुड फोसिल पार्क कहां पे है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि आकल वुड फोसिल पार्क अपने किस जिले में है। तो जैसलमेर जिले में है। ठीक है, जैसलमेर, और जैसलमेर में कहां पे? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के बारे में अपन से असत्य कथन आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है। तो असत्य कथन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कथन क्या कहता है कि राजस्थान भारत का 70% वुलस्टोनाइट उत्पादन करता है। बिल्कुल करता है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पादन करता है। बिल्कुल करता है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फास्फेट उत्पन्न करता है। बिल्कुल करता है। राजस्थान भारत का 90% जैस्पर उत्पन्न करता है। ये अपना कथन असंगत आ जाएगा, यानी कि असत्य आ जाएगा। तो राइट आंसर 4th। अगला है कि राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान में टैगलाइन क्या है। तो राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान में टैगलाइन आपसे पूछ रहे तो आपको क्या बताना है। टैगलाइन आपको बताना है पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपने है। ठीक है, तो ये अपने वर्तमान में टैगलाइन है पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी गई है। तो दोस्तों अपने मानी गई है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। ठीक है, अगला कि महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता। तो महान सीमा ब्रंश दोस्तों अपने राजस्थान के भीलवाड़ा से होकर नहीं गुजरता, अन्यथा अपने सभी जिलों से होकर गुजरता है। कोटा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, यानी कि केवल राजस्थान में ही ये खनिज पाए जाते हैं, तो ऐसा खनिज कौन सा है। दोस्तों अपनी जैस्पार हो गया, तांबड़ा हो गया, पन्ना हो गया और अपने वुलस्टोनाइट हो गया। इनमें ही अपना राजस्थान सबसे प्रथम है। ठीक है, चलिए इनमें ही एकाधिपत्य है राजस्थान का।
अगला है कि किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी के नाम से दोस्तों आप सबको पता है कि आहड़ सभ्यता को जाना जाता है ताम्रवती नगरी के नाम से। ठीक है, चलिए अगला है कि राजसमंद जिले के अंतर्गत किस कस्बे में बनास नदी के तट पर दो टीलों पर उत्खनन, जिसे स्थानीय भाषा में मोड़िया मगरी कहते हैं, के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता प्रकाश में आई। तो कौन सी सभ्यता प्रकाश में आई थी दोस्तों? अपने गिलुंड सभ्यता प्रकाश में आई थी। ठीक है, चलिए अलय किस युद्ध में मेवाड़ के शासक राव जैत्र सिंह ने दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? तो किस युद्ध में मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह ने दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? तो अपने किया था किस युद्ध में? भूताला के युद्ध में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भूताला का युद्ध कब घटित हुआ था? तो 1227 ईस्वी के मध्य घटित हुआ था। और इनमें कौन कौन था? तो एक तरफ रावल जैत्र सिंह और एक तरफ सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है, इस घटना का जिक्र वाला ग्रंथ आपसे पूछ ले तो हम्मीर मंद मर्दन, उसके लेखक जयसिंह सूरी। ठीक है, तो हम्मीर मर्दन में अपने भूताला युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला और जयसिंह सूरी के द्वारा हम्मीर मंद मर्दन लिखित है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो नया नाम रखा था खिजराबाद। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, एक तरफ कुछ युद्ध और एक तरफ उनके सन। तो बताइए दोस्तों कि कौन सा राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों सबको पता है कि गागरोन का युद्ध अपने कब हुआ था? 1219 में हुआ था। और वहीं सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। सुमेल का युद्ध आपसे पूछ सकता है तो 1544 को हुआ था। और साहिबा का युद्ध 1541-42 में हुआ था। राइट आंसर अपना आ जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 3 2 4। अगला है कि दाडिमपुर विजय का संबंध किस शासक से है? तो दाडिमपुर विजय का संबंध आपसे पूछ ले किस शासक से है? तो अपने रायमल से है। किससे? रायमल से। अगला है कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम अपन को बताना है। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई कालक्रम के अनुसार अपन को उनका कालक्रम बताना है कि राणा कुंभा ने सबसे पहले किस युद्ध को लड़ा, फिर किसको लड़ा, तो उसके बारे में अपन को बताना है। तो इसके बारे में बात करें, सबसे पहले खातवेली का युद्ध हुआ था, उसके बाद गागरोन की लड़ाई, फिर बयाना की लड़ाई। तो राइट आंसर 2 3 1। अगला कि निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूंक के नाम से भी जाना जाता है? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण उसको चिड़िया टूंक के नाम से भी जाना जाता है। और उस दुर्ग का नाम है अपने मेहरानगढ़ का किला। और कहां पे है? जोधपुर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सामोद महल के बारे में कौन नहीं जानता? सबको पता है, जयपुर में स्थित है सामोद महल। ठीक है, और इसका निर्माण आपसे पूछ ले तो सामोद महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और हवा महल आपसे पूछ रहे तो हवा महल भी अपने जयपुर में है। और 1799 में इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जल महल पूछ ले तो ये अपने जयपुर में है और मानसागर झील के किनारे स्थित है। मानसागर झील में ही है। ठीक है, और सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और चंद्र महल आपसे पूछ सकता है, चंद्र महल को अपने सिटी महल के नाम से सिटी पैलेस भी कहा जाता है। और सामोद महल अपने कहां पे है? ये भी जयपुर में है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? तो मौसर अपने किसे कहा जाता है? मौसर अपने कहा जाता है मृत्यु भोज को मौसर के नाम से जाना जाता है राजस्थान के रीति रिवाजों में। राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? संक्रिया नृत्य दोस्तों अपने कालबेलिया नृत्य है। ठीक है, गोगा नवमी कहा जाता है। तो गोगा नवमी दोस्तों अपने किसे कहा जाता है? अपने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। अगला है किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो अपनी कौन सी मांड गायिका थी? अपने अल्लाह जिलाबाई। ठीक है, इंपोर्टेंट है। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? दोस्तों ये अपने किया गया था किसका? कुचामनी ख्याल का। लच्छीराम अपने पूछ सकता है किस ख्याल से संबंधित थे? तो कुचामनी ख्याल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है। तो लाल्या काल्या का मेला आपसे पूछ ले तो आपको बताना है लाल्या काल्या का मेला अपने किस जिले में आयोजित होता है? तो अजमेर जिले में आयोजित होता है। झुंझार जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो झुंझार जी दोस्तों अपने राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है। निम्न में से कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इनमें से दोस्तों अपने ऐसे कौन से हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो जयनारायण व्यास रहे, हिरालाल शास्त्री रहे, बरकतुल्ला खान रहे, लेकिन भीखाबाई ये कौन आ गया? नहीं, तो ये अपना नहीं रहा था। अगला है कि दमना एक गहना है जो पहना जाता है, सबको पता है उंगली में पहना जाता है। जयपुर रियासत के
पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो जयपुर रियासत के जो पंचरंगा जो वो था अपना ध्वज था, वो अपने किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों अपने कौन सा शासक था? वो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने किससे संबंधित है दोस्तों? ये अपने चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, चिश्ती अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र आपसे पूछ सकता है। तो क्रांति का केंद्र दोस्तों अपने नसीराबाद की छावनी। ठीक है, नसीराबाद से माना जाता है। अगला है दोस्तों, अगला आपसे पूछ सकता है, आपको क्या बताना है कि शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किनके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो शेखावटी किसान आंदोलन है ना, ये अपने किनके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो दोस्तों ये अपने हुआ था हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। किससे? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। अगला है कि मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई थी? तो एक ही आंदोलन आपसे पूछ रहा है कि किस स्थान से शुरू हुआ था? तो झाड़ोल से हुआ था। कहां से हुआ था? झाड़ोल। झाड़ोल कहां पे? उदयपुर में है। तो ठीक है, उदयपुर भी दे रखा है, लेकिन आपको अपन को मैंने स्थान ही दे रखा है झाड़ोल, तो अपन को झाड़ोल पर पहले नजर रखनी है। ठीक है, अगला, अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो ऐसे कलाकार का नाम आपसे पूछ रहे, तो मूलचंद और उदयराम थे। अगला कि जाजम और आजम छपाई प्रसिद्ध है। तो जाजम और आजम छपाई दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध दोस्तों अपने राजस्थान के किस प्रजामंडल या किस रियासत से रहा है? ये अपने रहा है जयपुर रियासत से। ठीक है, राजस्थान के प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रियासत और प्रजामंडल एक ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राजस्थान को राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय में अस्तित्व में आया उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये उद्घाटन दोस्तों अपने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग आपसे पूछ सकता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रिशम के द्वारा किया गया था। ना कि जेम्स टोड, ना कि कवि कुशल, ना कि सूर्यमण मिसल। एक तरफ है लेखक और एक तरफ है रचना, इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो असंगत को अपन को छांटना है। तो सदाशिव अमर महाकाव्य वंशावली, अच्छा, जगजीवन अपने अजित तोंदे, बिल्कुल सही है। नयनचंद्र श्री हमीर महाकाव्य, बिल्कुल सही। करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा, फर्स्ट अपनी असंगत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करे, तो अब से पूछ सकता है कि हाँ, अमर काव्य वंशावली ये अपने किससे संबंधित है? रणछोड़ भट्ट द्वारा, है ना कि सदाशिव के द्वारा लिखित है। ठीक है, इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। चलिए अब अगला है कि पुस्तक रणखार के लेखक कौन है? रणखार के लेखक आपसे पूछ सकता है। तो रणखार के लेखक दोस्तों अपने कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी है रणखार के लेखक। अगला है कि गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ साहित्य रचना और दूसरी तरफ है साहित्यकार, तो इसके बारे में अपन को पहचानना है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो बाथा में भूगोल ये अपने हरीश बदानी की है, बिल्कुल। बादली चंद्र प्रकाश देवल की है क्या? नहीं, बादली चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। राधा अपने सत्य प्रकाश जोशी की है और मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत की है, बिल्कुल ये भी सही है। और फर्स्ट भी सही है, तो राइट आंसर सेकंड, ये गलत है, असुमिलित है, गलत युग्म है। अगला कि भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो एक ही समय में कि भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो एक समय में दोस्तों जो अपने भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति, तो अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, यानी कि कितनी भी बार हो सकता है। ठीक है, अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। अगला है कि राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो अपने सिर्फ एक रही है, उसका नाम क्या है? वसुंधरा राजे। अगला, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो शासन सचिवालय की स्थापना आप सबको पता है वो कब हुई थी? अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला, गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? सबको पता है, ये अपने 1981 में किया गया था। अगला है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में लागू की गई, तो कब की गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना? तो दोस्तों ये अपने की गई थी कब?
2010 यहाँ पे की गई थी अपने, अच्छा 2 अक्टूबर 2011 को लागू हुई थी, ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अगर निम्न में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित नहीं है, तो सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है, तो रिलायंस कॉम्बटेक्स उदयपुर, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, एडवर्ड मिल्स ब्यावर, बिल्कुल सही है। तो बिड़ला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़, ये अपने सूती वस्त्र से संबंधित उद्योग नहीं है, राइट आंसर थर्ड। अगर राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी क्षेत्र यानी जापानी जोन कहलाता है, तो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी जोन के नाम से जाना जाता है, नीमराणा। नीमराणा को जापानी जोन भी कहा जाता है। नीमराणा कहाँ पे है, अलवर में है, ठीक है। चलिए अगला, आभानेरी स्थित हर्ष माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था, तो किसे समर्पित था, भगवान विष्णु को समर्पित था। अगला, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCH अवस्थित है, तो शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अपने कहाँ पे अवस्थित है, ये अपने है बीकानेर में। अगर बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की, तो बीकानेर राज्य की स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो राव बीका के द्वारा की गई थी। अगला है कि निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे थे, इनमें से बताना है। तो सिर्फ दोस्तों अपने मोहनलाल सुखाड़िया नहीं रहे थे और भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्री परिषद में मंत्री, ठीक है। और जयनारायण व्यास रहे थे और बरकतुल्ला खान रहे थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था, तो ये अपने किया गया था दोस्तों 2003 को किया गया था। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय, ठीक है, 2003 में किया गया था परिषदों में। अगला कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है, तो कौन सी योजना केंद्रित नहीं है कर्मचारियों हेतु, तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अगला, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है, तो आयुष्मान भारत मिशन का संबंध आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना स्वास्थ्य क्षेत्र से है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछ सकता है 2007 से 12 तक थी, 2007 से 12 तक पंचवर्षीय योजना की अवधि, 11वीं की बात हो रही है, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है, तो पैटर्न केंद्र आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 60:40 के रूप में, ठीक है। चलिए अगला, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया, तो कृषक कल्याण कोष का गठन आपने किया गया था दोस्तों 16 दिसंबर 2019 को। अगला है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो अपने कहां पे किया गया था, ये अपने किया गया था भालोजी जयपुर में, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, ठीक है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था भालोजी जयपुर में। विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्यालय होता है, सबको पता है क्या होता है, अपने विद्यालय खुद ही होता है। अगला, प्राथमिक विद्यालय में 60 से 90 छात्रों का, प्राथमिक विद्यालय में 60 से 90 छात्रों पर अध्यापक होंगे, कितने अध्यापक होंगे, तो दोस्तों ये अपने अध्यापक होंगे, कितने होने चाहिए, तो अपने अध्यापक होने चाहिए कितने, ये अपने होने चाहिए कितने होने चाहिए, ये अपने होने चाहिए 3 अध्यापक होने चाहिए 60 से 90 तक के। अगला कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है, तो शिक्षा के अधिकार की प्रकृति आपसे पूछ रहे तो संवैधानिक है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है, तो अपनी की गई है दोस्तों सबके लिए आसान पहुंच, इक्वालिटी गुणवत्ता और वहीनता और जवाबदेही, यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। अगला कि शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो असत्य कथन की अपन को पहचान करनी है कि शिक्षा नीति 2020 के संबंध में। चलिए तो अगर हम बात करें शिक्षा नीति 2020 के संबंध में, तो शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी और की भी जा चुकी है शायद, ठीक है। अगला कि 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है, बिल्कुल है। अगर कि 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, बिल्कुल। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, 2 से 5 नहीं 3 से 6 वर्ष तक के, तो यही अपना क्या आ जाएगा, असत्य माना जाएगा।
अगला कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधित विधेयक 2017 लोकसभा में कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार? तो अपने दोस्तों लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों अपने कब? यह किया गया था 21 जुलाई 2017 को। अगला है कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय किन्हें कहा गया है? तो प्राथमिक विद्यालय दोस्तों अपने किन्हें कहा गया है? निःशुल्क राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालय किन्हें कहा गया है? दोस्तों ये अपने कहा गया है ऐसे विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करता है, उनको कहा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इनमें से दोस्तों अपने उपरोक्त सभी के सभी कथन सही है, क्योंकि कोविड काल के दौरान हुई अध्ययन क्षति की भरपाई हेतु चलाया गया 3 माह की अवधि का ब्रिज कार्यक्रम, बिल्कुल। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 हेतु सत्र 2022-23 से प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य लर्निंग की पुनः प्राप्ति, अध्ययन निरंतरता एवं सतत आकलन एवं रेमेडिएशन कार्यक्रम का संचालन, ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है अपने राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। तो कौन होंगे प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख? दोस्तों ये होंगे सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक और कमिश्नर। चलिए अगला कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हेतु पात्र छात्राएं कौन है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत पात्र छात्राएं अपनी कौन है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं अपने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए पात्र छात्राएं हैं। अगला कि गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक और सतत मूल्यांकन, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन अपने प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम SIQA में जिला समन्वय समिति DCC का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है? ये होता है दोस्तों अपने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक वाला, ठीक है। चलिए DISE का पूरा नाम क्या है? तो DISE का पूरा नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, ठीक है। तीसरा तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। अलग किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो राइट आंसर थर्ड, सत्याग्रह और राह खर्च, ये अपने संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। अगला है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, बुद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत संग्रहित हैं? तो दोस्तों अपने हैं किसके अंतर्गत? स्वर संधि के अंतर्गत। अगला कि किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो अपने दोस्तों हरभजन फुटबॉल खेलता है, इसमें अपने अकर्मक क्रिया नहीं है और सब में अकर्मक क्रिया देखने को मिलती है। अगला कि किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो हुआ है अपने दोस्तों किस वाक्य में? कोई आदमी आया था, इसमें सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला कि यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह कौन सा सर्वनाम है? यह यानी कि ये अपने कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सर्वनाम का चयन करना है। तो दोस्तों यह अपने कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और आपसे पूछ ले कि आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक है। और मैं और तुम पूछ ले तो पुरुषवाचक है। अगला प्रश्न है कि ही इज खालिस्तान होनेस्ट मैन, तो इसमें क्या आ जाएगा? वह ईमानदार है, तो वह एक ईमानदार आदमी है। तो राइट आंसर एन। अगला कि चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव विच एन सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस। तो मर्डर ऑफ ए किंग, तो मर्डर ऑफ ए किंग में क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट आ जाएगा रीग्लेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। अगला कि चॉइस द करेक्ट मीनिंग, तो आई प्रोमिस टू रन एवरी डे बट दैट वाज एलेजर साइड देन डन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा थर्ड, एलेजर टू टेक अबाउट देन डू, ठीक है। अगला कि आई एम ट्रेड ऑफ द रेट रेस इन द कॉर्पोरेटिव सेक्टर,
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा फेयर्स कंपल्टेशन, कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका राइट आंसर। मुझे इंग्लिश कम ही आती है भाई, देखो ठीक है। अगला है कि 100वां नंबर का प्रश्न क्या करेगा? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कह रहा है कि द टीचर साइड टू द बॉय सिट डाउन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा कि द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। ठीक है, उसको टीचर ऑर्डर दे रहा है कि भाई बैठ जाओ। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत आती है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 603 गुणा 28 करें और 63 गुणा 4 करें तो अतः रिक्त स्थान पर संख्या क्या आ जाएगी? यानी कि 603 गुणा 28 करें, बराबर में करें तो 63 गुणा 4 और फिर गुणा में ऐसा क्या करें कि अपने इनके बराबर संख्या आ जाए। तो इनके बराबर संख्या करने के लिए अपन को गुणा में क्या करना पड़ेगा? तो गुणा में अपन को 67 करना पड़ेगा, तभी आएगी। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी आयताकार धातु के चादर की लंबाई और चौड़ाई 60 है। कितनी है? 60 सेंटीमीटर एवं 44 सेंटीमीटर है, जिसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का अगर हम आयतन ज्ञात करें तो अपने बेलन का आयतन आ जाएगा 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो इसके विकर्ण की लंबाई अपने से पूछ ले तो 17 मीटर इसके विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको राइट आंसर बताते चल रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 64 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिणाम होगा। तो आयत का परिणाम कितना होगा? तो आयत का परिणाम होगा 178 सेंटीमीटर। अगला है कि 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो एलसीएम आपसे पूछ रहा है, तो एलसीएम इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 20/3। अगला है कि पोटेशियम धातु को, कुछ साइंस के प्रश्न आ चुके हैं कि पोटेशियम धातु को अधिक के वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड बनता है? तो पोटेशियम को जब हम जलाएंगे तो उससे अपन को दोस्तों KO2 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा है जो जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है? तो इनमें से दोस्तों अपना जीनोटिक बायो, इसका उदाहरण तो सभी के सभी हैं, क्योंकि DDT भी है, BHC भी है और नो फॉस्फेट भी है। एल्कोहल जल मिश्रण में जल को अलग किया जाता है। तो एल्कोहल जल मिश्रण में जल को अलग किया जाता है। तो जल को अलग किया जाता है दोस्तों अपने किसके द्वारा? अपने आश्वाहन द्वारा किया जाता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को आप पढ़ लेना। तो क्या होता है कि दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में अपना एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था चेंज होती है। ठीक है, ना कि नया पदार्थ बनता है। तो इनमें से अपन को रासायनिक परिवर्तन बताना है कि नया पदार्थ कौन सा बनेगा। तो इसके बारे में हम छांट सकते हैं कि जंग लगना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि जंग एक लोहे को, एक अच्छे लोहे को दोबारा दूसरे लोहे में परिवर्तित कर देती है, जंग वाले लोहे में। तो ठीक है, तो जंग लगना एक तरह से क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पंखे का चलना ये अपने भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना अपने भौतिक परिवर्तन है, और बल्ब का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जंग का लगना अपने कुछ क्रियाएं हो रही हैं उसमें। ठीक है, तभी तो जंग लग रही है। तो इसका मतलब कि नई चीज हो रही है, तो मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला एक लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो दोस्तों कब रहता है? ये रहता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो, तब होता है, कम होता है वास्तविक वजन से। अगला है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है कि थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस जिले की है? तो सबसे छोटी आपसे पूछ रहे हैं तो बीकानेर की सबसे छोटी है, और सबसे ज्यादा जैसलमेर की है। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? तो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों ऐसा यूरोप। अगला है कि राजस्थान आयोग का राजस्थान आयोग अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एवं स्मृति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है। तो जिसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उसका अध्यक्ष अपने होता है मुख्यमंत्री खुद। अगला श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही? तो प्रथम बार मुख्यमंत्री रही थी अपने वसुंधरा राजे, तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। और ये रही थी दोस्तों अपने कब से लेकर कब तक? ये रही थी अपने 2003 से 2008 तक रही थी, है ना।
2003 से 2008 तक रही थी प्रथम बार। ठीक है, अगला है कि निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। तो भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान आपसे पूछ रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक का है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? तो अध्यापक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रयोग है वो अपने अधिगम की कठिनाई दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो संदर्भ में व्याकरण दोस्तों अपने किस पर बल देता है? तो पाठ पढ़ते समय प्रसंग वंश आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने पर ध्यान देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय है। तो बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच होता है। अब कुछ वापस से इंग्लिश के प्रश्न आ चुके हैं कि द बैच ऑफ linguistic that deals with a explanation of the relation between a language and SOCT is now in। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 120 में राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, पढ़ लेना आप। Which on this is not related to the direct method of teaching English। तो इसका भी राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है फोर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज तो इज, तो क्या आ जाएगा? तो अपने आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अगला व्हाट इज द सुपर हाईवे टू लर्न। तो इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा अपना? फर्स्ट, मोटिवेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नवाचार शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? तो कौन सी नवाचार विधि में होता है ऐसा दोस्तों अपने होता है मस्तिष्क उद्दोलन में। ठीक है, मस्तिष्क उद्दोलन में एक है कि एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझते हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अवस्था अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, क्या कहलाता है? दोस्तों ये अपने क्या कहलाता है? ये अपने कहलाता है, किस नाम से कहलाता है? ये अपने कहलाता है अच्छा निदानात्मक आकलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और 124 में क्या है? हाँ तीसरा सही है। चलिए अगला कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इनमें से दोस्तों अपने कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 127वां कि कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों? ये अपने करती है कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सम्मिलित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ये अपने क्या करती है? अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, बहु अनुशासनात्मक। ठीक है, अगला कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षण सहायक अधिगम प्रक्रिया को अपने केवल सहयोग करती है, केवल अप्रभावित करती है, फिर केवल प्रेरित करती है? तो उपरोक्त सभी करती है, सहयोग भी करती है, प्रभावित भी करती है और प्रेरित भी करती है। ठीक है, तो किस उपागम में शिक्षार्थी एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षक के मार्गदर्शन में छोटे समूह में एक कार्य करते हैं? तो कौन सा कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये अपने कार्य करते हैं सहयोगी अधिगम उपागम। ठीक है, अगला है कि पंचपदीय पाठ योजना का स्वरूप प्रस्तुत करने वाले थे। तो पंचपदीय पाठ योजना का स्वरूप प्राप्त करने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों अपने हर्बर्ट। ठीक है, ब्लूम की वर्गीकृति के 3 ज्ञान क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 3 ज्ञान क्षेत्र हैं दोस्तों अपने संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोहक। ठीक है, मनोवाहक। ये थे अपने ब्लूम की वर्गीकृति के 3 ज्ञान क्षेत्र। कौन कौन से? एक बार ध्यान दीजिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। अगले स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना में पाठ्य वस्तु को विषय वस्तु को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक भाग को छात्र द्वारा अभ्यस्त करवाया जाता है। ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा 132 में फर्स्ट राइट आंसर। अगला है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार को लाना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है। तो किससे बनाया जा सकता है? क्रियात्मक कार्य द्वारा। ठीक है, अगला है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे।
ठीक है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता जब तक कि आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले, अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो अच्छे समायोजन की विशेषता आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि सहनशीलता एक अच्छे समायोजन की विशेषता है। अगला है कि वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो अधिगम अक्षम का प्रयोग अपने सर्वप्रथम शैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था, ठीक है। आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। तो ये होने की संभावना विविधता, बिल्कुल। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम आपसे पूछ ले क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन लाना ही जेपी गिलफोर्ड के अनुसार क्या है, अधिगम है। अगला है कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो अपने जाना जाता है दोस्तों अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से। अगला है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से उद्यमी सामर्थ्यता नहीं है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा संप्रेजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? इनमें से दोस्तों अपने सुडोल्काय नहीं है, ठीक है। किसके द्वारा? कौन सा स्पेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का उदाहरण नहीं है, वर्गीकरण नहीं है? तो अपने सुडोल्काय नहीं है, सैद्धांतिक है, कलात्मक है और सामाजिक है। अगला है कि एक व्यक्ति को एक सक्रिय और जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में मानता है जो कि किसी भी समस्या को हल करने में सक्रिय रूप से शामिल होता है। यह होता है दोस्तों पे संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। चलिए अगला कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित है? तो कौन सी अवधारणा संबंधित है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तो अपने अधिग्रहण संबंधित है, ठीक है। संबंधित नहीं है, अधिग्रहण संबंधित नहीं है। वही व्यवस्थापन संबंधित है, आत्मसात्करण संबंधित है, स्कीमा संबंधित है, ठीक है। जीन पियाजे के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्यों करना चाहिए? बिल्कुल सरल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिगम प्रभावशाली बना सकते हैं। इसलिए अपने सभी टीचरों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय? दोस्तों ये अपने किया जाता है किसके द्वारा? DEITY के द्वारा किया जाता है। अगला है कि विश्व की बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सदस्य कितने देश हैं? तो WIPO के सदस्य आपसे पूछ ले कितने देश हैं? तो दोस्तों अपने हैं 184 देश हैं। साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई, ये अपने किस पर लाई गई थी? ये अपने लाई गई थी एक वन स्टॉप पोर्टल है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस दोस्तों सॉफ्टवेयर है एक तरह का, ठीक है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों ये अपने सही है, 1 MB होती है 1024 KB की, ठीक है। तो ये अपना सही है कंप्यूटर के संबंध में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए अपने 150 प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही शानदार लगे होंगे और नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। सच बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 15 मॉडल पेपर आपके यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, फ्री में आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की सहित, ठीक है। आपके सामने 2 वीडियो प्रस्तुत हो रही होंगी, किसी एक पर क्लिक करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। धन्यवाद।